नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की श्रृंखला चल रही थी, राजस्थान के भौतिक स्वरूप चल रहे थे और भौतिक स्वरूप में हम क्या पढ़ रहे थे? हम मरुस्थल पढ़ रहे थे। ठीक है, अरावली के बाद में हम मरुस्थल पढ़ रहे थे और मरुस्थल के 6-7 पॉइंट हमने क्लियर किए हैं। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पॉइंट क्लियर किए हैं वो देख लीजिए आप। लास्ट क्लास में हमने 6 पॉइंट क्लियर किए हैं। कितने पॉइंट के लिए? 6 पॉइंट, यानी मरुस्थल की उत्पत्ति तक हमने पॉइंट क्लियर कर ले हैं। और अब मरुस्थल में अगले वाले पॉइंट की ओर चलते हैं। मरुस्थल के अवशेष यानी थार मरुस्थल का अवशेष। तो देखिए आप, थार मरुस्थल के अवशेष की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप, अवशेष की हम बात करते हैं थार मरुस्थल के बारे में। थार मरुस्थल अवशेष की मैं बात करूं तो आप बताएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। थार मरुस्थल किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। अब इस बात के संदर्भ में हम कैसे बताएंगे थार मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है? तो अगर मैं बात करूं, इनके प्रमाण की बात करूं, देखिए आप, इनके प्रमाण की हम बात करें, प्रमाण की अगर मैं बात करूं कि क्या ये टेथिस सागर का अवशेष रहा है, तो इस बात की अगर प्रमाण की बात करें तो आप ध्यान से देखिए। पहले प्रमाण की मैं बात करूं तो देखेंगे पश्चिमी मरुस्थल में खारे पानी की झीलें इस बात का संकेत देती हैं कि यहाँ पर टेथिस सागर था। यानी कालांतर में यहाँ पर क्या था? टेथिस सागर था। और खारे पानी की झीलें इसी बात को बताती हैं। और खारे पानी की जो झीलें हैं, इसमें इन खारे पानी की झीलों के तल में, ये ध्यान रखेंगे आप, खारे पानी की झीलों की तल में माइकोसिस्ट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे माइकोसिस्ट चट्टाने से लवण की मात्रा निकलती है। ठीक है, जहाँ पर नमक उत्पादन किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे माइकोसिस्ट चट्टानें पाई जाती हैं इनके तल में, जिससे लवणता की मात्रा प्राप्त होती है। ठीक है, लवणता प्राप्त होती है। ठीक है, माइकोसिस्ट चट्टान के कारण। ये ध्यान रखेंगे, ये चट्टान है और खारे पानी की झील इस बात का प्रमाण देती है कि वास्तव में यहाँ पर क्या टेथिस सागर का भाग था। ठीक है, ये पहले पॉइंट की बात हो रही है। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ, और क्या प्रमाण है कि जो टेथिस सागर के अवशेष मरुस्थल को प्रभावित किया है। देखिए आप, टेथिस सागर के अवशेष बताया गया है मरुस्थल को। ये बात के प्रमाण में आगे वाले पॉइंट की मैं बताऊं तो देखिए आप, खारे पानी के अलावा आप ध्यान रखेंगे जैसलमेर में, यानी कुलधरा गांव की बात करूं मैं, जैसलमेर कुलधरा गांव में मछली का अवशेष, मछली के जीवाश्म मिले। तो जब मछली के जीवाश्म मिले तो इस बात का प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर किसी सागर का भाग था, और वह सागर कौन सा था? टेथिस सागर था। और क्या प्रमाण मिलते हैं? अवसादी चट्टान की अधिकता, अवसादी चट्टानों की अधिकता। मरुस्थल में सबसे ज़्यादा चट्टानें कौन से प्रकार के? तो आप ध्यान रखेंगे अवसादी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। तो अवसादी चट्टानों में अधिकता इस बात का प्रमाण करती है क्योंकि टेथिस सागर से इन चट्टानों का अगर जीवाश्म देखें, इन चट्टानों का अध्ययन करें तो ये टेथिस सागर से मिली हुई हैं, टेथिस सागर के काल से मिलती जुलती हैं। तो ये अवसादी चट्टानों की अधिकता भी इस बात का प्रमाण करती है। ठीक है, और क्या प्रमाण मिलते हैं कि वास्तव में थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष था? तो आप बताएंगे सर, आकलवुड फॉसिल पार्क है। क्या है? आकलवुड जो फॉसिल पार्क है, आकल गांव का नाम है, और इस आकल में वुड का मतलब लकड़ी, आकलवुड फॉसिल पार्क, यहाँ पर लकड़ी मिली है। आकल, जैसलमेर आकल गांव में वुड का मतलब लकड़ी हो गई, आकल मतलब गांव है, तो आकल गांव में लकड़ी के अवशेष जीवाश्म मिले हैं जुरेशियन काल के। ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क, फॉसिल का मतलब जीवाश्म, फॉसिल पार्क, जीवाश्म मिले, यानी लकड़ी के जीवाश्म मिले, जुरेशियन काल के लकड़ी के जीवाश्म मिले। तो ये भी इस बात को
प्रमाणित करते हैं कि टेथिस सागर का भाग था। कौन? थार का मरुस्थल है। तो अकलवुड फॉसिल पार्क अवसादी चट्टानों की अधिकता जैसलमेर में कुलदरा गांव के में क्या मिली है? मछली की जीवाश्म मिले और खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है इसी भाग में, और माइकोसिस्ट चट्टानें सर्वाधिक इसी में पाई जाती है, जिससे हम क्या निकलती है? लवणता निकलती है। ठीक है, इतनी बात प्रमाण करते हैं कि वास्तव में थार का मरुस्थल टेथिस सागर का भाग था। तो ध्यान रखेंगे वहाँ कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो सकता है, आप इस संदर्भ में ध्यान रखेंगे। मतलब सुमलेखित के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है, कथन के हिसाब से पूछ सकता है। कथन दे दिया कि थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है, इसका कारण क्या है? तो ये कारण दे देंगे, तो कारण निम्न में से कौन सा कारण सही है, कौन सा गलत है? तो आप ध्यान रखेंगे कथन और कारण में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सभी कथन क्या है? सत्य है। ये सभी कथन क्या है? सत्य है, जो ये बताते हैं कि वास्तव में थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है। तो क्वेश्चन कैसे पुट हो, इसीलिए तो हम पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं, अन्यथा मैं कौन सी बात कब बता देता, कौन सी बात कब बता देता, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तभी तो पॉइंट से पढ़ रहे हैं, ये अन्यथा तो मैं यही बता देता। ये बात समझ पा रहे हो? अवशेष के बारे में ये है। तो ठीक है, अगले वाले पॉइंटों की ओर चलते हैं मरुस्थल में। तो अवशेष में इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। तो चले आगे। तो देखिए आप अगले पॉइंट में थार मरुस्थल राजस्थान के संदर्भ में, अगर मैं देखना स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में देखें, तो देखिए आप राजस्थान के संदर्भ की बात करूं तो देखिए राजस्थान के 4 भौतिक स्वरूप है। तो ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है, ये तो आपका मरुस्थल हो गया। ठीक है, 1 नंबर ये तो क्या हो गया? मरुस्थल, ये तो मरुस्थल हो गया। ये 2 नंबर जहां लिखा हुआ है, ये क्या है? अरावली है। ये मैदान है और ये पठार है। अब देख लीजिए आप, 4 भौतिक स्वरूप हैं। अरावली का अध्ययन हमने कर लिया है, मरुस्थल का अध्ययन चल रहा है, और राजस्थान के संदर्भ में हम देख रहे हैं। तो आप देखिए अरावली के पश्चिम भाग में जो पूरा भाग फैला हुआ है, ये मरुस्थल है। यही आपका थार का मरुस्थल है। जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये अरावली के यानी इस अरावली के पश्चिम भाग में ये पूरा, ये क्या है? मरुस्थल है। ये पूरा भाग ये क्या है? मरुस्थल है, जो राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। जो राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है, ये मरुस्थल राजस्थान की 12 जिलों में फैला हुआ। ये बात हम आगे करने वाले हैं। तो अब इतना देखिए, अरावली के पश्चिम भाग में फैला हुआ ये पूरा भाग क्या है? मरुस्थल है। बात समझ पा रहे हैं? जिसका सबसे पश्चिमी जिला जैसलमेर है, उत्तरी जिला श्री गंगानगर है, और आप देखिए मरुस्थल का सबसे दक्षिणतम जिले कौन सा है? तो आप बताएंगे सर जालोर है। बात समझ पा रहे हैं? दक्षिण जिला जालोर है, पूर्वी पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे सर जैसलमेर, और उत्तरी जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। तो ये पूरा मरुस्थल फैला हुआ है अरावली के पश्चिम भाग में। तो ये राजस्थान के संदर्भ में आप देख लीजिए, ये मरुस्थल है। और इस मरुस्थल की खासियत क्या है वो देख लीजिए आप। मैं विशेषताओं की बात करता हूँ इस मरुस्थल की। तो देखिए आप, विशेषताओं की मैं बात कर लेता हूँ, क्या क्या विशेषता है। तो आप बताएंगे सर इसका ढाल किधर है? तो पहली बात तो मैं इसके ढाल की बात कर लेता हूँ। देखिए आप ढाल की बात करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे, ये कौन सी दिशा है? उत्तरी, और ये पूर्वी। ठीक है, और ये पश्चिम, और ये दक्षिण। यानी इसका ढाल ऐसे है। आप बताएंगे सर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यूं ढाल है इसका, यूं। ठीक है, ऐसे इसका ढाल है। तो आप बताएंगे इसका ढाल कैसे है? यानी इसका ढाल उत्तर पश्चिम से, उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम है। इसके अलावा मैं बात करूँ लंबाई की, तो आप बताएंगे सर इसकी लंबाई कितनी है? तो लंबाई देख लीजिए, इसकी लंबाई कितनी है। देखिए लंबाई में आपको एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? देखिए उत्तर पूर्व से, उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की इसकी लंबाई है। ध्यान से समझिए आप, कौन सी लंबाई की बात करूँ मैं? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की बात करूँ मैं, तो ये कितनी है? 640 किलोमीटर है।
ये इसकी लंबाई है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की इसकी लंबाई है, यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 640 किलोमीटर है। और बात करूँ मैं चौड़ाई की, तो आप बताएंगे सर चौड़ाई कौन सी है, तो चौड़ाई ये है पूर्व से पश्चिम, यानी पूर्व से पश्चिम ये चौड़ाई लगभग कितनी है, तो देखिए आप लगभग समान ही है, तो लगभग ये कितनी समान है, तो आप बताएंगे सर चौड़ाई यानी पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो इसकी कितनी है, 300 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। इस मरुस्थल की लंबाई और चौड़ाई और इसके ढाल को आप ध्यान से देखिए। अगर बात करूँ मैं औसत ऊंचाई की, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे औसत ऊंचाई कि सर ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है, समुद्र तल से कितना ऊंचा उठा हुआ है। और समुद्र तल से ऊंचाइयों को हमेशा समुद्र तल से ही मापा जाता है। ऊंचावच का मतलब होता है ऊंचा और नीचा, कहीं पर्वत है, कहीं मैदान है, कहीं ऊंचे ऊंचे, ठीक है, पहाड़ियाँ हैं, तो पर्वत, पठार, मैदान, इन सबको अलग अलग ऊंचाइयों की दृष्टि से अलग अलग भौतिक स्वरूपों में रखा गया है। तो आप बताएंगे सर इस मरुस्थल का ऊंचावच, यानी बात करूँ ऊंचाइयों के हिसाब से, यानी औसत ऊंचाई की मैं बात करूँ तो देखिए आप 150, ऊंचाई हमेशा मीटर में नापी जाती है, 150 मीटर से 300 मीटर के बीच में, कहीं 150 और कहीं एक सार तो है नहीं, एक समान तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, ठीक है। तो 150 से 300 मीटर के बीच में इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है। और औसत ऊंचाई का जो आधार बिंदु भारत में किया गया, निर्धारण किया गया है, तो चेन्नई को आधार मानकर इनकी औसत ऊंचाइयों का मापन किया जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आप क्या ध्यान रखेंगे सर, और क्या ध्यान रखेंगे, इनकी जलवायु कैसी है। तो यहाँ की जलवायु अगर देखें मरुस्थल की तो कैसी है, शुष्क, कैसी जलवायु है, शुष्क जलवायु है, ठीक है, शुष्क यहाँ की जलवायु है। और बात करूँ मैं वर्षा की, मैं बात करूँ औसत वर्षा की मैं बात करूँ, यानी औसत वर्षा की मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर यहाँ की औसत वर्षा कितनी है, तो बताएंगे 20 से 50 सेंटीमीटर है, 20 से 50 सेंटीमीटर यहाँ की क्या है, औसत वर्षा है। कहाँ की, इस मरुस्थल की औसत वर्षा, यानी इस राजस्थान में इस मरुस्थल के संदर्भ में कुछ पॉइंट हम क्लियर कर रहे हैं। तो आप देखिए और क्या है, यहाँ का तापमान देखिए आप, औसत तापमान, ये सभी औसतों की बात हो रही है, औसत है, ठीक है, यानी औसत तापमान की मैं बात करूँ तो देखिए, ठीक है, औसत तापमान की मैं बात करूँ, औसत तापमान, तो देखिए यहाँ का औसत तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यह जनसंख्या घनत्व की बात करूँ मैं, जनसंख्या घनत्व की मैं अगर मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना, 103 है, 103 जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। और औसत तापमान कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस औसत वर्षा, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ की मिट्टी कैसी है, या मिट्टी कैसी है, और ये अवशेष किसका है, तो अवशेष आप बताएंगे सर, अवशेष की तो हमने अभी बात की है, ये किसका अवशेष है सर, टेथी सागर का अवशेष है, ठीक है। यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो आप बताएंगे सर यहाँ की मिट्टी कैसी है, बलुई मिट्टी है, कैसी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है। और सर बलुई मिट्टी में, बलुई मिट्टी के कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं, बलुई कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं, जल ग्रहण क्षमता इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। बलुई मिट्टी के कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं, यह आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कण इसके क्या होते हैं, मोटे होते हैं, कण मोटे होते हैं। और जल ग्रहण क्षमता इसकी क्या होती है, ग्रहण क्षमता इसकी क्या होती है, अधिक होती है, ग्रहण क्षमता अधिक, जल ग्रहण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। कण इसके क्या होते हैं, बारीक नहीं होते, ध्यान रखना, बारीक चिक्का मिट्टी के होते हैं, काले मिट्टी के, ध्यान रखना ये, ठीक है। जल ग्रहण क्षमता इसकी क्या है, अधिक है, ठीक है। और इसके कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं। मिट्टी कैसी है, बलुई या रेतीली भी बोल सकते हैं। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी, अधिक मिट्टी यही है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी का विस्तार है, यही मिट्टी है, जिसे आप एरिडीसॉल या इंसेप्टिसॉल में रखा गया है। इंसेप्टिसॉल और एरिडीसॉल मिट्टी पाई जाती है, ये बात हम मिट्टियों में करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इंसेप्टिसॉल और एरिडीसॉल मिट्टी पाई जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे मिट्टी की, इतनी बात कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे।
ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। तापमान, यहाँ की मुख्य नहर देखिए, नहर की अगर मैं बात करूँ तो कौन सी मुख्य नहर है? इंदिरा गांधी। यहाँ मुख्य नहर कौन सी? इंदिरा गांधी है। और मुख्य नदी की मैं बात करूँ तो यहाँ मुख्य नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे सर यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी है। या अगर मैं बात करूँ अभ्यारण्य की अगर मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सर यह मरु राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा उद्यान है? मरु राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है जो राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में स्थित है। 3162 वर्ग किलोमीटर उसका क्षेत्रफल है। राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य नहीं, ध्यान रखना, आप राष्ट्रीय इनके लगता है। ठीक है, मरु राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हाँ, तो ये कहाँ स्थित है? मरुस्थल में स्थित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की मैं बात कर लूँ तो आप बताएंगे सर इसका क्षेत्रफल कितना है? तो आप क्षेत्रफल बताएंगे राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल का 61.11% है। और यहाँ जनसंख्या कितनी निवास करती है? तो आप बताएंगे सर यहाँ 40% जनसंख्या निवास करती है। तो अब आप ध्यान से देखिए, क्षेत्रफल ज़्यादा है जनसंख्या कम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाग है इसका मतलब ये हुआ कि ये जो भाग है हम पढ़ रहे हैं मरुस्थल, इसका मतलब राजस्थान में ये विरल जनसंख्या वाला मरुस्थल है। विरल है, क्या है? विरल जनसंख्या वाला मरुस्थल है। देखिए आप, विरल जनसंख्या वाला मरुस्थल ये आपके सामने है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल क्या है? ज़्यादा है। राजस्थान में सबसे सघन की बात करूँ मैं, देखिए आप मरुस्थल मैदान की बात आगे करेंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें तो इस मरुस्थल का क्षेत्रफल तो कितना है? 23% मैदान का, और यहाँ जनसंख्या निवास करती है 39%। तो इसका मतलब क्षेत्रफल तो कम है और जनसंख्या ज़्यादा है। तो आप कह सकते हैं कि सर यहाँ सघन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? सघन क्षेत्र है। राजस्थान में सबसे बड़ा विरल क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताएंगे मरुस्थल, और सबसे बड़ा सघन क्षेत्र कौन सा है? तो मैदानी भाग है। बात समझ पा रहे हैं? ये बात आप ध्यान रखेंगे। और राजस्थान के संदर्भ में मरुस्थल, तो अरावली के पश्चिम भाग में फैला हुआ रेतीला भाग ये मरुस्थल है। ठीक है, जिसे हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और कुछ विशेषताएं मैंने आपके सामने आपको लिखी है, तो ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये विशेषता आप ध्यान रखेंगे। जलवायु, मिट्टी, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ये सभी विशेषता। नहर कौन सी है? लूनी नदी यहाँ की मुख्य नदी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले वाले पॉइंट की ओर चलें। तो देखिए अगले वाले पॉइंट की ओर चलते हैं तो औसत वर्षा की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो औसत वर्षा, थार के मरुस्थल की बात हो रही है। थार मरुस्थल औसत वर्षा की बात हो रही है। तो यहाँ से आप इतना ध्यान रखेंगे, देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे, देखिए ये अरावली है। ठीक, ये अरावली है। बात समझ पा रहे हैं? ये अरावली है। तो आप बताएंगे सर ये अरावली है और ये मरुस्थल है। ये क्या है? मरुस्थल है। ठीक है, ये मरुस्थल है, अरावली के पश्चिम भाग, और ये अरावली है। ठीक, और ये पठारी भाग है। अब देखिए यहाँ से आप कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है, और ये मैदान है, ये मैदानी भाग है। ठीक, ये देखिए आप। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको आराम से समझा देता हूँ। देखिए सारे कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखेंगे। औसत वर्षा की मैं बात कर रहा हूँ तो आप बताएंगे सर औसत वर्षा के बारे में अभी बताया था आपने, क्या थी औसत वर्षा? अगर पूरे थार के मरुस्थल की औसत वर्षा की बात करें तो वो तो कितनी थी? 20 सेमी से 50 सेमी, यही थी। ठीक है, यही थी। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। देखिए ये पूरा मरुस्थल है, इस पूरे मरुस्थल के ये जो रेखा है ये 25 सेमी वर्षा रेखा है। 25 सेमी वर्षा रेखा इस मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। मरुस्थल को क्या करती है? दो भागों में बांटती है। मरुस्थल को दो भागों में,
मरुस्थल को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेमी वर्षा रेखा है। बात समझ पा रहे हैं? 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को दो बराबर भागों में बांटती है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे वो देख लीजिए आप। इसके अलावा आप एक बात ध्यान ये रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? 10 सेमी वर्षा रेखा ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे? 10 सेमी वर्षा रेखा। 10 सेमी वर्षा रेखा, ये रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा के क्या है? समांतर। रेड क्लिफ रेखा के समांतर ये वर्षा रेखा कौन सी है? तो ये कौन सी है? 10 सेमी वर्षा रेखा है। अगर क्वेश्चन ये बन जाए, अगर क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन बने कि देखिए आप राजस्थान के सबसे पश्चिम भाग में मैं चलूँ तो ये सबसे पश्चिम भाग है, ठीक है। तो यहाँ जो वर्षा रेखा है वो 0 डिग्री, ठीक है, वर्षा रेखा है, सॉरी डिग्री नहीं, 0 सेमी, ठीक है, 0 सेमी वर्षा रेखा है। तो ये राजस्थान के सबसे पश्चिम भाग में, राजस्थान के सबसे पश्चिम भाग में 0, जहाँ पर कौन सा क्षेत्र है? समगांव जैसलमेर, समगांव जैसलमेर है। और जहाँ पर 0 डिग्री वर्षा रेखा है वहाँ का क्षेत्र क्या है? ये आप ध्यान रखेंगे, वनस्पति रहित है, वनस्पति रहित क्षेत्र। और वो स्पेशल कौन सा है? सम जैसलमेर वनस्पति रहित क्षेत्र है राजस्थान का। तो आप ध्यान रखेंगे, तो कहाँ स्थित है? 0 डिग्री नहीं, 0 सेमी वर्षा रेखा है, यानी न के बराबर वर्षा होती नहीं है। तो ये वनस्पति रहित क्षेत्र है जैसलमेर में। 10 डिग्री की मैं बात करूँ तो ये रेड क्लिफ रेखा के सहारे समानांतर है, ठीक है। 25 सेमी की मैं बात करूँ तो ये मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क और अर्धशुष्क बांटती है, ये बांटती है शुष्क और अर्धशुष्क, यानी इधर वाला तो शुष्क है और ये भाग कौन सा है? अर्धशुष्क। शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। वो रेखा कौन सी है? 25 सेमी है। बात समझ पा रहे हैं? इसके अलावा आप एक बात और ध्यान रखेंगे। सर क्या ध्यान रखेंगे? देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे, इस मरुस्थल का पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो देख लीजिए आप, ये देखिए आप, मरुस्थल के यानी 40 सेमी वर्षा रेखा ये मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन सी करती है? आप ध्यान से देखिए, कौन सी करती है? 40 सेमी वर्षा रेखा करती है। 40 सेमी रेखा वर्षा करती है। यानी आप ये भी कह सकते हैं सर अरावली के पश्चिम भाग में जो वर्षा रेखा वो कौन सी है? 40 डिग्री है। और अरावली के पश्चिम भाग में, सॉरी पूर्वी भाग में अगर मैं वर्षा रेखा की मैं बात करूं तो कौन सी है? 60 डिग्री, 60 सेमी वर्षा रेखा है। 60 सेमी वर्षा रेखा, ये वर्षा रेखा अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। और अरावली के पश्चिम भाग में कौन सी है? 40 है। लेकिन अरावली की तो पश्चिम में, लेकिन मरुस्थल के पूर्वी भाग में कौन सी? 40 सेमी। ये 40 सेमी मरुस्थल के पूर्वी भाग में और अरावली के पश्चिम भाग का निर्धारण करती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 25 सेमी करती है, मरुस्थल के दो भागों का निर्धारण करती है। 25 सेमी मरुस्थल के दो भागों का निर्धारण करती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 0 डिग्री के बारे में बता दिया मैंने, 25 सेमी के बारे में बता दिया। अब एक क्वेश्चन बनता है, और देखिए आप एक क्वेश्चन क्या बनता है वो देख लीजिए आप। क्या क्वेश्चन बनता है आप ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये देखिए आप क्या क्वेश्चन बनता है। अब मैं बात कर रहा हूँ मैं यहाँ की, 50 सेमी वर्षा रेखा की बात करता हूँ जो अरावली के समानांतर अरावली में स्थित है। ये राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है। क्या करती है? राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली, राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेमी है, जो अरावली के मध्य से गुजरती है। अरावली के मध्य से गुजरती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखेंगे, मैदान और पठारी भाग के बीच वाली जो वर्षा रेखा है ये कौन सी है? तो आप ध्यान रखेंगे सर ये वर्षा रेखा है 75 सेमी।
75 सेमी वर्षा रेखा इस मैदान और पठारी भाग को अलग करती है। ये 75 सेमी वर्षा रेखा है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और औसत थार के मरुस्थल की औसत वर्षा रेखा कितनी है? 20 से 50 सेमी वर्षा। पूरे मरुस्थल की मैं बात करूं तो 20 से 50 ध्यान रखना है। और इनमें भी आपको इतना पूछ ले कि सर इनमें शुष्क और अर्धशुष्क का भाग अलग कौन करती है, तो 25 सेमी। तो फिर शुष्क में कितनी है, तो आप बताएंगे सर 0 से 25 सेमी वर्षा रेखा औसत वर्षा यहाँ की है, ठीक है। 0 से 25 सेमी वर्षा औसत यहाँ की है, 0 से 20 है, 0 से 20 यहाँ की है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर 20 के बाद में 20 से 50 सेमी औसत वर्षा रेखा यहाँ की है। या आप कह सकते हैं, देखिए आप 50 नहीं लिखना है, यहाँ पर 40 लिखना है, ठीक है। यहाँ कितनी है? 40। आप ये बात आप ध्यान रखेंगे, 0 से 20 और 20 से 40 इन दोनों की अलग अलग ध्यान रखें। शुष्क मरुस्थल का वर्षा रेखा ये है, यही कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसीलिए हम पॉइंटों को एक एक पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं। देखिए शुष्क की कितनी है? 0 से 20, अर्धशुष्क की 20 से 40, और इस पूरे मरुस्थल की कितनी है? 20 से 50। बात मेरी समझ पा रहे हैं आप? बात समझ पा रहे हैं? पूरे मरुस्थल की औसत वर्षा 20 से 50 है, इसकी अलग है, ठीक है, और इसकी अलग है, इन दोनों की अलग है, और वहाँ टोटल मरुस्थल की अलग है, ठीक है। इस मरुस्थल के पश्चिम भाग का निर्धारण करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो आप बताएंगे 10 सेमी है। इस मरुस्थल के पूर्वी भाग का निर्धारण करने वाली कौन सी है? 40 है। मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली कौन सी है? 25 है। राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी है? 50 है। अरावली के पश्चिम भाग का निर्धारण करने वाली 40 है, और अरावली के पूर्वी भाग का 60 है। मैदान और पठार को अलग करने वाली कौन सी? 75 सेमी वर्षा रेखा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। इसके अलावा और को क्या ध्यान रखना है? राजस्थान की औसत वर्षा रेखा कितनी है? राजस्थान की औसत वर्षा रेखा कितनी है, तो आप बताएंगे 57 है। 57 सेमी वर्षा रेखा, वार्षिक वर्षा रेखा, ये राजस्थान की औसत वर्षा रेखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो आप ध्यान रखेंगे भारत की औसत वर्षा रेखा कितनी है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। इन पूरे कॉन्सेप्ट को वैसे हम जलवायु में कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ बात आ गई तो मैं बता दूं कि राजस्थान की ये है, और 117 सेमी वर्षा रेखा प्रतिवर्ष ये कितने की है? ये भारत की है और वो राजस्थान की है, ठीक है। ये बात इतनी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप ध्यान बताएंगे सब राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है झालावाड़ में। कहाँ होती है? झालावाड़ में। और दूसरे ज़िले की मैं बात करूँ तो डूंगरपुर है। दूसरा ज़िला कौन सा है? डूंगरपुर। अगर झालावाड़ और बांसवाड़ा की बात ही नहीं है, किसी स्थान की बात आ जाए तो माउंट आबू है। राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। ध्यान रखेंगे आप, स्थान की बात करें तो माउंट आबू है, जिला पूछे तो झालावाड़ है। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला डूंगरपुर नहीं करना आपको, सॉरी, आपको क्या ध्यान रखना है? दूसरा सर्वाधिक पूछे तो आप ध्यान रखेंगे बांसवाड़ा है। कौन सा है? बांसवाड़ा है। दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा है। तो झालावाड़ और बांसवाड़ा तो जिले हो गए। स्थान की बात करूँ तो माउंट आबू है, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा की मैं बात कर लूँ तो देखिए यार, भारत ही नहीं और फिर विश्व की बात करूँ मैं, भारत और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आप बताएंगे सर मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में होती है। और मेघालय में कहाँ होती है? मेघालय की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में होती है, ठीक है। ये पहला सर्वाधिक स्थान वाला वर्षा वाला स्थान है, पहला। अगर मानसीराम के अलावा मेघालय में एक स्थान की मैं और बात करूं तो कौन सा है? चेरापूंजी है। कौन सा है? चेरापूंजी है, ठीक है, चेरापूंजी, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी कारण झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है, ठीक है। तो चेरापूंजी ये दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सर्वाधिक वर्षा मानसीराम में, दोनों ही का है, मेघालय में। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग स्थित है, ठीक है, शिलांग है इसकी राजधानी। भारत और विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है। ये बात आप
ध्यान रखेंगे, ठीक है। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो राजस्थान में सर अगर मैं कम की बात करूँ, राजस्थान में कम वर्षा की मैं बात करूँ तो आप बताएंगे सम यानी जैसलमेर में होती है। और भारत में कम की बात करूँ तो आप बताएंगे सर भारत में कम की अगर बात करें तो लेह लद्दाख में होती है, लेह लद्दाख। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे। भारत में सबसे कम कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है, ठीक है। और राजस्थान में सबसे कम होती है कहाँ होती है? कम सम गाँव जैसलमेर में होती है। तो इतने कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे और इनको विस्तार से हम जलवायु में अध्ययन करेंगे। या तो मरुस्थल के संदर्भ में थे तो इसलिए मैंने बता दी, ठीक है। तो औसत वर्षा से आप क्वेश्चन कर लोगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो अब बात आगे पॉइंट की ओर चलते हैं मरुस्थल में। तो देखिए मरुस्थल में अगले और पॉइंट के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल है। अब ऐसे नहीं कि 61.11 है, कभी 57 आ गया, कभी 58 आ गया तो चल रहे हैं तुक्का लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। हर पॉइंट को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप नोट्स बना रहे होंगे, पॉइंट वाइज नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो आपको मतलब टॉपिक कोई भी टॉपिक ज्योग्राफी का हो मैं पॉइंट वाइज ही पढ़ाऊँगा ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो देखिए आप थार के मरुस्थल के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूँ तो क्षेत्रफल में देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना मुझे ये बता दीजिए आप। तो आप बोलोगे सर राजस्थान का क्षेत्रफल, देखिए आप राजस्थान का क्षेत्रफल राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? तो आप बोलेंगे सर राजस्थान का क्षेत्रफल है 34/22 लगभग यही है, आगे पॉइंटों में और है। तो 34/22 39 वर्ग किलोमीटर, यही बात है। राजस्थान का क्षेत्रफल यही है। सर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात क्यों कर रहे हैं? हम तो मरुस्थल की बात कर रहे हैं। देखिए मरुस्थल की बात हम करेंगे। अभी देखिए आप क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ये देखिए आप। अब आप बोलोगे सर यहाँ से एक बात ध्यान रखनी है, अगर मैं इसका मरुस्थल, देखिए मरुस्थल की बात कर रहे हैं यानी कौन से मरुस्थल की? थार के मरुस्थल की, और राजस्थान के संदर्भ में कर रहे हैं। ये देखिए आप थार मरुस्थल के क्षेत्रफल की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने बोला कि सर बात ऐसी कि राजस्थान में थार के मरुस्थल का क्षेत्रफल 61.11% बताया मैं, बिल्कुल 61.11% ही है। तो अगर मैं थार के मरुस्थल को 61.11% बोलूँ तो आप बोलोगे सिर्फ राजस्थान का क्षेत्रफल का 61.11% थार का मरुस्थल है। तो आप बोलोगे इसका 61.11% आप निकालेंगे तो 2,09,000, ठीक है, 2,09,042 वर्ग किलोमीटर आएगा। 42 और 43 जो भी है वर्ग किलोमीटर है, लगभग 42 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो 2,09,000 आपको ध्यान रखना है राउंड फिगर में। तो 2,09,000 जो वर्ग किलोमीटर है ये मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें शामिल कौन है? पठारी क्षेत्र है, कुछ मैदान पहाड़ियाँ भी शामिल है, ठीक है। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे कि सर 61.11% में मरुस्थल है। तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल है। तो 61.11% कितना हो गया? 2,09,042 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो क्या 2,09,042 वर्ग किलोमीटर पे पूरा मरुस्थल ही है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ क्षेत्र में झील भी है, कहीं झील है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत है। इनको अगर निकाल दिया जाए, अगर मैं इनको निकाल दूं तो मुख्य रूप से, तो ध्यान रखेंगे, तो मुख्य रूप से थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो मुख्य क्षेत्रफल कितना बचेगा? अब वो 2,09,042 नहीं बचेगा क्योंकि हमने पठार, ठीक है, पठार पहाड़ियों उनका क्षेत्रफल हटा देंगे। तो मुख्य क्षेत्रफल कितना बचेगा? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर।
ये ध्यान रखना है। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,09,042 वर्ग किलोमीटर, जो 61.11% है। लेकिन उसमें तो पहाड़ियाँ, पर्वत ये सब शामिल है। जब 61.11% है तो टोटल आ गया, लेकिन इसमें तो पहाड़ियाँ, पर्वत, झीलें कुछ शामिल है। उनको अगर मैं हटा दूं तो मुख्य रूप से मरुस्थल कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। और ये राजस्थान का कितना परसेंट है? 52% है। बात समझ पा रहे हैं? थार का मरुस्थल कुल कितना है? 61.11 है। जब 61.11 है तब क्षेत्रफल ये है। इनमें पहाड़ियाँ, पर्वत, इनको हटा दिया जाए तो मुख्य भाग कितना है? मरुस्थल का मुख्य भाग कितना है? तो आप बताओगे 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर मुख्य रूप से मरुस्थल फैला हुआ है। अगर मुख्य रूप से मरुस्थल फैला हुआ है तो 1,75,000 टोटल राजस्थान की क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 52%। तो 52% पर मुख्य रूप से मरुस्थल है, जबकि टोटल कितने भाग पर मरुस्थल है? 61.11% पर। राजस्थान में मरुस्थल कितने भाग पर फैला हुआ है? 61.11% पर। और मुख्य रूप से कितने पे फैला हुआ है? तो आप बताएंगे 52% पर। बात समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं ना? अब ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ये जो क्षेत्रफल है इतना, ये 61.11 बराबर है। जहाँ से पठार, पर्वत इनको निकाल दिया जाए तो मुख्य रूप से मरुस्थल है वो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है, जो 52% का काम करता है। तो आप समझ पा रहे हैं? इसके अलावा क्षेत्रफल में आपको और क्या ध्यान रखना है वो बात मैं बता देता हूँ। इसके अलावा ये दो बात ध्यान रखेंगे। एक बात तो मैंने बता दी, कुल क्षेत्रफल और ये मुख्य क्षेत्रफल, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रफल में आपको एक बात और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि संपूर्ण भारत में, देखिए मैंने अभी जब पिछले पॉइंटों में मैंने पढ़ा था कि थार के मरुस्थल का विस्तार जब मैं पढ़ा था तो मैंने बताया था कि थार का मरुस्थल भारत के 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 में। तो वहाँ राजस्थान भी आया था, गुजरात आया था, हरियाणा आया था और पंजाब आया था। इन 4 राज्यों में मरुस्थल का विस्तार फैला हुआ है और सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में। यानी संपूर्ण भारत का कितना परसेंट राजस्थान में है? बात समझ पा रहे हो? संपूर्ण भारत में जो मरुस्थल फैला हुआ है उसका कितना परसेंट राजस्थान में है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आरएस 2013 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यानी संपूर्ण मरुस्थल का राजस्थान में कितना परसेंट भाग है? हाँ, ये क्वेश्चन अलग है कि राजस्थान की कितने परसेंट भाग पर मरुस्थल है? तो 61.11 है। लेकिन संपूर्ण भारत का राजस्थान में कितना है? ठीक है, पूरे भारत में जितना मरुस्थल उसका राजस्थान में कितना है? तो 58% है। तो मैं ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। संपूर्ण भारत का राजस्थान में 58% मरुस्थल है। थार के मरुस्थल का संपूर्ण भाग का अगर मैं राजस्थान में बात करूं तो 58% है। पूरे भारत में जितना मरुस्थल है उसका 58% राजस्थान में है। लेकिन वो 58% राजस्थान के कितने भाग को घेर रखा है? 61.11। ठीक है, अगली मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझे आप। एटलस यानी इसरो के सर्वेक्षण, ठीक है, ये इसरो की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का 67% भाग मरुस्थल से प्रभावित है। मरुस्थल से प्रभावित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी इसरो के अनुसार या इसरो की रिपोर्ट, सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग मरुस्थल से प्रभावित है? तो आप ध्यान रखेंगे 67%। यानी 67% आपको बताना है इसरो के अनुसार। संपूर्ण मरुस्थल भारत में फैला उसका राजस्थान में कितना है? तब आप बताओगे सर 58%। मुख्य रूप से राजस्थान में कितना मरुस्थल फैला हुआ है? तो आप बताएंगे 1,75,000। संपूर्ण मरुस्थल राजस्थान में कितना परसेंट है? तो आप बताएंगे ये क्षेत्रफल और ये प्रतिशत। तो आप समझ पा रहे होंगे क्षेत्रफल में मैंने एक पॉइंट यहाँ क्लियर किया, एक दूसरा यहाँ किया, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। ये चारों पॉइंट राजस्थान में मरुस्थल के संदर्भ में क्षेत्रफल से संबंधित है। समझ पा रहे हैं?
इतना आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे तो देखिए आप। अब आगे बात करते हैं, आगे वाले पॉइंटों में मैं देखता हूँ, देखिए आप इतना ध्यान रखेंगे और इनमें भी आप ध्यान रखेंगे जिले कितने, ये सारी बातें आगे करेंगे, लेकिन यहाँ से कॉन्सेप्ट ये क्लियर ध्यान रखना है। तो मैं अगले वाले पॉइंटों में थार मरुस्थल में जिलों के विस्तार की ओर बढ़ता हूँ। तो देखिए जिलों के विस्तार की ओर बढ़ते हैं, ये थार मरुस्थल के क्षेत्रफल के अलावा आगे वाले पॉइंट में देखिए आप ये बात करते हैं, कितने जिलों में विस्तारित है थार का मरुस्थल और राजस्थान के कितने जिलों में विस्तारित है। तो राजस्थान के कितने जिले कैसे याद करने हैं, टोटल जिले कितने, ये बात आप ध्यान रखने हैं। तो कुल जिलों की मैं बात करूं तो आप बताएंगे सर राजस्थान के कुल 12 जिलों में, कितने जिलों में, 12 जिलों में। तो 12 जिलों में आप एक बात ध्यान रखेंगे, 4 जिले तो शुष्क में आते हैं, 4 मरुस्थल के 2 भाग बताए मैंने, शुष्क और अर्ध शुष्क बताए। अभी जस्ट 25 सेमी वर्षा रेखा मरुस्थल को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क, ठीक है। तो उनमें से शुष्क में 4 जिले आते हैं, वो कौन से आते हैं मैं अभी बात करने वाला हूँ। 4 जिले शुष्क में आते हैं और 4 बच गए कितने, 8 जिले आते हैं अर्ध शुष्क में, 8 जिले आते हैं अर्ध शुष्क में और 4 जिले आते हैं शुष्क में। टोटल जिलों की संख्या कितनी होगी, 12। अब आपको ध्यान कौन सा क्या रखना है कि सर 12 कौन कौन से जिले हैं जो मरुस्थल में आते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए अब 12 जिले की मैं बात करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। पहला मेरा पॉइंट यही है, आप याद कैसे करेंगे, देखिए बीकानेर संभाग की मैं बात करूं, बीकानेर संभाग में आप 4 जिले याद रखेंगे, यानी बीकानेर जिले में है ही 4 संभाग और बीकानेर संभाग के सारे जिले आ रहे हैं। इसका मतलब संपूर्ण मरुस्थल में ऐसा कौन सा संभाग में आ रहा है, संपूर्ण मरुस्थल में जो संभाग आ रहा है वो बीकानेर संभाग है। तो 4 जिले तो आप बीकानेर के याद रखेंगे, 4 जिले तो आप बीकानेर के याद रखेंगे। सर कौन कौन से जिले याद रखने हैं वो देख लीजिए आप। एक तो बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है, और चूरू, ये 4 जिले और बीकानेर संभाग के हैं। फिर जोधपुर संभाग की बात करूं मैं, जोधपुर संभाग में टोटल जिलों की संख्या कितनी है, 6। ये बात हमने पिछली क्लासों में कर ली है। तो 6 जिले पूरे नहीं लेने, आपको कितने लेने, 5 जिले, क्योंकि सिरोही जिला मरुस्थल में नहीं आता है। ये बात अलग है, कृषि विभाग इसको मरुस्थल में मानती है, तो कृषि विभाग के अनुसार सिरोही भी मरुस्थल में आता है, जबकि मुख्य रूप से अगर देखें तो सिरोही मरुस्थल का भाग नहीं है। तो जोधपुर के टोटल 5 जिले लेने, तो जोधपुर संभाग के 5 जिले कौन कौन से लेने हैं वो देख लीजिए आप। एक तो जोधपुर, ठीक है, जोधपुर लेना है, जैसलमेर लेना है, बाड़मेर लेना है, पाली लेना है, ठीक है, पाली लेना है और झालोर लेना है। कितने जिले हो गए, 5। ये 5 जिले मरुस्थल में, ठीक है, किस संभाग के लेने, जोधपुर संभाग के लेने। फिर सर बात और करें, और ये 5 और 4 तो 9 ही हुए हैं ना, हाँ। और मैं बात करूं तो आप ध्यान रखेंगे अजमेर संभाग की मैं बात करूं, अजमेर संभाग की मैं बात करूं तो अजमेर संभाग का एक ही जिला लेना है, वो कौन सा लेना, नागौर। अजमेर नहीं लेना है, अजमेर संभाग तो आ रहा है लेकिन अजमेर जिला नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अजमेर संभाग का एक जिला है नागौर। देखिए संभाग तो 3 हो गए, अजमेर संभाग आ रहा है लेकिन अजमेर जिला नहीं आ रहा है, ठीक है, हाँ। तो ये आ गया। इसके अलावा और बात करें तो सर, तो और बात कर लें, देखिए आप, तो और बात करें तो आप बोलोगे सर जयपुर संभाग, जयपुर संभाग के आप 2 जिले लेंगे। कितने जिले लेंगे, 2 जिले, ठीक है। देखिए 5 से 4 9, 9 और 1 10 और 10 से 2 12। कौन कौन से लेने, सीकर और झुंझुनू लेने, झुंझुनू, ठीक है। अब बता दीजिए आप मरुस्थल में कितने संभाग आते हैं, 4। राजस्थान में टोटल संभाग कितने हैं, 7, उनमें से 4 मरुस्थल में आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा संभाग है जो संपूर्ण
मरुस्थल में आ रहा है? बीकानेर संभाग। बीकानेर के सारे जिले मरुस्थल में आ रहे हैं। टोटल जिलों कितने संभाग आ रहे हैं? 4। देखिए संभाग पूछे तो 4, जिले पूछे तो 12। ऐसा कौन सा संभाग है जो मरुस्थल में संपूर्ण आ रहा है? तो बीकानेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा मरुस्थल में आने वाला संभाग कौन सा है? तो आप बताएंगे जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से मरुस्थल में आने वाला सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो आप बताएंगे जोधपुर। संपूर्ण मरुस्थल में आने वाला बीकानेर। बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सबसे कम भाग आ रहा है? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग का केवल एक ही जिला आ रहा है, नागौर, सबसे कम भाग आ रहा है। सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है? जोधपुर का, फिर बीकानेर का, फिर जयपुर का, फिर अजमेर का। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे। 4 है, जिले कितने? 12 है, संभाग कितने? 4 है, ठीक है, ये बात ना। और ऐसे कितने संभाग हैं जो मरुस्थल में आ रहे हैं और रेड क्लब रेखा के सीमा लगाते हैं? तो आप बताएंगे बीकानेर और जोधपुर, 2 संभाग ऐसे हैं जो मरुस्थल में भी आते हैं और रेड क्लब रेखा से सीमा भी बनाते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर? तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको और क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आपने देखिए, आप ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, देखिए आप 12 जिलों में से शुष्क में कितने आ रहे हैं? 4, और अर्ध शुष्क में कितने आ रहे हैं? 8। तो मैं पहले शुष्क के बता देता हूँ 4 जिले पे, बाकी जो बच गए वो किस में? अर्ध शुष्क में। शुष्क में देखिए आप ध्यान से देखिए आप, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, ठीक, और जोधपुर। ये 4 जिले शुष्क में आते हैं। कौन कौन से हैं? 3 तो सीमावर्ती, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, ठीक है। ये 4 जिले किस में आते हैं? शुष्क में आते हैं। तो बाकी जो 8 बच गए वो किस में आएंगे? अर्ध शुष्क में आएंगे। बात समझ पा रहे? इसके अलावा अगर और क्वेश्चन की और बात करें कि जिलों में और क्वेश्चन क्या बनता है सर, तो आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूँ। देखिए आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे? मैं 5वीं बात यहाँ करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्या ध्यान रखेंगे कि कृषि विभाग के अनुसार, कृषि विभाग के अनुसार कितने जिले मरुस्थल में आ रहे हैं? तो आप बताएंगे सर 12 तो थे ही थे, प्लस में सिरोही आएगा। कृषि विभाग के अनुसार सिरोही भी मरुस्थल का भाग है। तो कृषि विभाग के अनुसार टोटल कितने जिले मरुस्थल में आते हैं? 13। इन 12 तो हमने पढ़ लें, सिरोही को भी ध्यान में रखना है। अगर सिरोही को कृषि विभाग के अनुसार शामिल कर ले तो कुल जिलों की संख्या कितनी होगी? 13। कृषि विभाग के अनुसार 13 है, मुख्य रूप से कितने जिले? 12 जिले। आप ये ध्यान रखेंगे। अगर और क्वेश्चन की बात करें सर, और क्वेश्चन क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे 2013, देखिए आप जून 2013 का एक शोध किया गया और उस शोध के अनुसार, भूगोलवेताओं के अनुसार ये शोध किया गया। तो 2013 के शोध के अनुसार मैं बात करूं तो जयपुर, अलवर, राजसमंद और अजमेर, इन जिलों में भी मरुस्थल का प्रभाव देखा गया है। आने वाले समय में मरुस्थल का मार्च का मतलब मरुस्थलीकरण का मतलब क्या? मरुस्थल का फैलाव, ठीक है। तो आने वाले समय में जयपुर, अलवर और राजसमंद और अजमेर, ये 4 जिले भी मरुस्थल में शामिल होने की कगार में हैं, ठीक है। इनके चारों की स्थिति ऐसी है जिनमें मरुस्थल का विस्तार फैल रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे, शोध के अनुसार 4 जिले और शामिल कर रहे हैं। 13 जिले हमने कृषि विभाग है, तो टोटल जिले कितने हो गए? 17। लेकिन आप ध्यान रखेंगे अभी तक क्वेश्चन ये आते हैं कि मरुस्थल में कुल जिले कितने? 12। कृषि विभाग के अनुसार कितने हैं? 13। और नवीनतम शोध के अनुसार अब वर्तमान में टोटल कुल जिलों की मैं बात करूं तो कितने हैं? 17। तो अलग अलग प्रकार से आपको क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और क्वेश्चनों का सही जवाब देना है, ठीक है। तो ये 11 पॉइंट हमने किए मरुस्थल के। आगे वाले पॉइंटों की अगर मैं बात करूं तो देखिए मरुस्थल में अगले पॉइंट की ओर चलें तो देखिए मरुस्थल की स्थिति की बात करें, ठीक है। मरुस्थल की स्थिति की बात करें, यानी हम बात करें मरुस्थल की स्थिति की, अक्षांश और देशांतर,
अक्षांश और देशांतर की मैं बात करता हूँ। ठीक है, अक्षांश और देशांतर की बात करें तो यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे कि सर अक्षांश और देशांतरों के हिसाब से मरुस्थल का विस्तार देखें तो देखिए कैसे ध्यान रखना है। चलो देखिए, ये देखिए आप, ये राजस्थान में, ये देखिए आप, ठीक है। तो मरुस्थल की मैं बात कर रहा हूं तो अब देखिए, ये देखिए आप, आड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। तो कितनी अक्षांशों के बीच में मरुस्थल फैला हुआ है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप, ये जो है 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आड़ी रेखाओं को अक्षांश कहते हैं। और राजस्थान और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण सभी अक्षांशों का नाम क्या आएगा? उत्तरी अक्षांश। तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इन अक्षांशों के बीच राजस्थान में मरुस्थल फैला हुआ है। देखिए आप, इन अक्षांशों के बीच में मरुस्थल फैला हुआ है, ये अक्षांशों के बीच में मरुस्थल फैला हुआ है 25 डिग्री से, ठीक है, 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में मरुस्थल फैला हुआ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। जबकि राजस्थान की अक्षांश स्थिति की मैं बात करूं तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति तो कहाँ से प्रारंभ होती है? 23 डिग्री 3 मिनट से प्रारंभ हो जाती है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट राजस्थान की अक्षांश स्थिति है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? मरुस्थल की बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप ये ध्यान रखेंगे, राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति की बात करूं, ये देखिए राजस्थान की, ठीक है, वो तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ये कौन सी है? 23 डिग्री 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23 3 से 30 12 तो राजस्थान की अक्षांश स्थिति, लेकिन हम तो मरुस्थल की बात कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने अरावली की बात भी की थी, आपको पता हो तो, अरावली की बात भी हमने की थी, 23 डिग्री 20 मिनट की थी ना, 23 डिग्री 20 मिनट से 28 डिग्री 20 मिनट, ये अरावली की है। तो आप ध्यान रखेंगे अरावली की, मरुस्थल की। अरावली की मैंने बताई थी, अरावली की आपको याद हो तो देखिए 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, इन अक्षांशों के बीच 23 से 28 के बीच में अरावली है। यानी अरावली 5 अक्षांशों के बीच में है। देखिए 23 से 28 यानी 5 अक्षांश लगभग, और यहाँ भी 5 अक्षांश है, यानी मरुस्थलों के बीच में भी 5 अक्षांश का अंतर है, और अरावली भी 5 अक्षांशों में फैली हुई है। अरावली का विस्तार और मरुस्थल का विस्तार समान अक्षांशों में है, ठीक है। बस शर्त है ये 25 से 30 है, ये 28 से 23 है, ठीक है, ये 28 से 23 नहीं, 23 से 28 है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, यानी अरावली 23 से, अरावली 23 से, अरावली 23 से किसके बीच में? 28 के बीच में, ये है। ये देख लो, अरावली ये है, ये राजस्थान की है, और जो मैंने ग्रीन लिखा है वो किसकी है? मरुस्थल की है। तो ये अक्षांश स्थिति आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में मैं बात करता हूँ देशांतरी स्थिति की। मैं बात करूँ देशांतरी स्थिति की, मैं बात करूँ, देखिए आप, देशांतरी स्थिति के बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये देखिए आप, देशांतरी स्थिति की बात करें तो आप ध्यान रखें, मरुस्थल में देशांतरी स्थिति की बात करें, ये मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ आपकी क्या आ गई? अरावली आ गई,
ये अरावली आ गई, ठीक है, ये मरुस्थल आ गया। अब इसमें अगर मैं देशांतर रेखाओं की बात करूं तो देशांतर रेखा मतलब खड़ी रेखा की बात कर रहा हूं। देशांतर की बात कर रहा हूं तो देशांतर का मतलब खड़ी रेखा की बात कर रहा हूं। तो ये देखिए आप, कौन सी दो देशांतरों के बीच में स्थित है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, यानी गुणंतर डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांतर, देशांतर कौन सी, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर गुणंतर डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तो सभी देशांतर रेखाओं का नाम क्या आएगा, पूर्वी देशांतर आएगा, चाहे भाग कोई भी हो, ठीक है। से 70 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर। इन देशांतरों के बीच में मरुस्थल का विस्तार है, ठीक है। अरावली का भी मैंने बताया था, आपको पता हो तो अरावली का आपको शायद ध्यान होगा, इतनी बातें तो आपको याद होगी। अरावली का मैंने क्या बताया था, 72 से बताया था, ठीक है, 72 डिग्री 10 मिनट से बताया था। तो ये तो मरुस्थल का है, ठीक है, ये मरुस्थल का है। अब मैं अरावली की बात करूं तो अरावली का मैंने बताया था आपको 72 से, यानी 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से 72 डिग्री पूर्वी देशांतर से मैंने 77 डिग्री तक बताया था, ठीक है। कितने बताया था, 77 डिग्री तक बताया था, ठीक है। तो 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये सिस्टम है, ठीक है। जो ग्रीन लिखा है मैंने ये अरावली का है, और जो रेड लिखा हुआ ये किसका है, मरुस्थल का है, ठीक है। और राजस्थान का मैंने बता दिया, राजस्थान का यहीं से स्टार्ट होता है और 78 डिग्री 17 मिनट तक है, ठीक है। राजस्थान का अगर बात करें तो गुणंतर डिग्री 23 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये किसका है, राजस्थान का है, पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, यहाँ भी पूर्वी देशांतर लगेगा, ठीक है। तो ये राजस्थान का देशांतरी स्थिति है, ठीक है। तो राजस्थान की देशांतरी स्थिति अलग है, देखिए आप, अरावली की देशांतरी स्थिति अलग है ना, और मरुस्थल की देशांतरी स्थिति अलग है, और तीनों की अक्षांशीय स्थिति भी क्या है, अलग है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अक्षांशों में मैं बोलूँगा उत्तरी अक्षांश सभी जगह, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरों में मैं बोलूँगा पूर्वी देशांतर, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो मरुस्थल में हमने 12 पॉइंट क्लियर किए हैं, ठीक है। आगे वाले पॉइंट भी हम क्लियर करने वाले हैं, अभी बाकी पड़े हैं हमारे पास से पॉइंट, बाकी पॉइंटों को हम अगली क्लासों में देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। इससे पहले देखिए ये छोटा सा पॉइंट है, यहाँ इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको क्लियर कर लेते हैं, देखिए छोटा पॉइंट है, इसको यहीं क्लियर कर लेते हैं इस क्लास में। उचावच तथा शुष्कता की दृष्टि से मरुस्थल के भागों की बात कर रहा है। तो देखिए एक बात मैं यहाँ बता दूं आपको, उचावच और शुष्कता की दृष्टि से कितने भाग हैं, 4 उपभाग हैं। ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है, छोटा पॉइंट है। कितने भाग हैं, 4 उपभाग हैं, इसको यहीं क्लियर कर लेते हैं। अब आप बताएंगे सर 4 कौन कौन से हैं, ये बता दीजिए आप, 4 कौन कौन से हैं। तो देखिए मैं 4 भागों की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए आप, उचावच तथा शुष्कता की दृष्टि से मरुस्थल के प्रदेश के भाग कितने, 4 उपभाग हैं। तो 4 उपभागों में देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, तो पाकिस्तान के सहारे सारे की बात करूं, ठीक है, पाकिस्तान के सहारे सारे ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है, ठीक, एक क्षेत्र तो ये, इस क्षेत्र को तो हम बोलेंगे, देखिए पाकिस्तान के सारे सारे ये जो क्षेत्र है, यानी पाक के सहारे सारे, पाकिस्तान के सहारे सारे ये जो है, ये है महान मरुस्थल, महान मरुस्थल, ठीक है। पाकिस्तान के सारे सारे जो भाग फैला हुआ है, रेड क्लब रेखा के सारे सारे, तो मैं महान मरुस्थलों की बात करूं, इसके बाद में अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो देखिए आप ध्यान से देखिए, अब हम बात करते इस महान मरुस्थल के पूर्वी भाग में, महान मरुस्थल के पूर्वी भाग में आप देखेंगे
तो अब बाड़मेर और जैसलमेर वाला ये क्षेत्र देखेंगे, बाड़मेर जैसलमेर वाला ये जो क्षेत्र देखेंगे, ये चट्टानी मरुस्थल है। चट्टानी मरुस्थल है। और इस चट्टानी मरुस्थल का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे सर इसका सबसे ज़्यादा विस्तार बाड़मेर में। कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। सबसे ज़्यादा विस्तार इसका कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है। और सीमावर्ती वाल इसका कहाँ है? जैसलमेर। देखिए इनका बाड़मेर जैसलमेर में सीमावर्ती भाग में स्थित है। तो दो भाग हो गए, एक और दो भाग हो गए। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तीसरे भाग की बात करें। ठीक है। तीसरे भाग की मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखिए, तीसरे भाग में अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर करें तो ये देखिए आप तीसरे भाग की ओर चलते हैं। ये देखिए आप, यानी चट्टानी मरुस्थल के पूर्वी भाग की मैं बात करूं, इस पूर्वी भाग में आप बताएंगे, पूर्वी भाग में बताएंगे क्या बताएंगे? ठीक है। यानी कच्छ से लेकर कच्छ कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है। बीकानेर तक, कच्छ से लेकर बीकानेर तक है, ये क्या है? लघु मरुस्थल है। ठीक है। कौन सा मरुस्थल है? लघु मरुस्थल है। लघु मरुस्थल है। लघु मरुस्थल कौन है? कच्छ से बीकानेर तक जो मरुस्थल फैला हुआ है, जो चट्टानी मरुस्थल के पूर्वी भाग में फैला हुआ है, वो मरुस्थल कौन सा है? लघु मरुस्थल है। ठीक है। अब लास्ट की ओर देखिए आप, लास्ट में मैं बात करता हूँ, ये देखिए आप लास्ट में यहाँ बात करते हैं गोडवाड़ प्रदेश की मैं बात करता हूँ। देखिए गोडवाड़ प्रदेश, ये गोडवाड़ प्रदेश है। ठीक है। और ये शेखावाटी प्रदेश, ये शेखावाटी। ठीक है। और ये गोडवाड़। गोडवाड़ प्रदेश है, जिसमें लूनी बेसिन भी कहते हैं। ये जो भाग है, यानी ये जो बीच का भाग है, ये जो भाग है, ठीक है, यानी इसके पूर्वी भाग में देखिए एक दूसरे पूर्वी भाग में चल रहे हैं। इसके पूर्वी भाग में ये, इसके पूर्वी भाग में ये, इसके पूर्वी भाग में ये। तो गोडवाड़ से यानी शेखावाटी से लेकर गोडवाड़ के बीच में ये जो भाग है, ठीक है, शेखावाटी से गोडवाड़ के बीच में ये जो भाग है, इस भाग को हम बोलेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या बोलेंगे? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है। अब आप गौर से देखिए कितने मरुस्थल हो गए यहाँ, आप गौर से देखो कितने मरुस्थल हो गए? 4 हो गए। कितने हो गए? 4 हो गए। देखिए आप, नंबर 1 की मैंने बात की तो महान मरुस्थल की मैंने बात की, जो पाकिस्तान के सारे ठीक है, जहाँ पर ये महान मरुस्थल है, यहाँ पर क्या पाया जाता है? बालूका पाई जाती है। फिर मैंने बात की महान मरुस्थल के पूर्वी भाग में 2 नंबर चट्टानी मरुस्थल की बात की, सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? बाड़मेर में। फिर मैंने बात की किसकी? कच्छ के रण वाले की बात की। कच्छ के रण से लेकर बीकानेर तक है, वो कौन सा है? लघु है। ये 3 नंबर की मैंने बात की। फिर बोला शेखावाटी से गोडवाड़ के बीच में जो भाग है, ये है 4 नंबर, जिसे हम बोलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो आप बताएंगे ऊंचाई तथा शुष्कता की दृष्टि से मरुस्थल प्रदेश के भागों की मैं बात करूं तो कितने भाग हैं? 4। ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और इनका क्रम भी आप ध्यान रखेंगे। ऊंचाई और शुष्कता की दृष्टि से इन चारों का क्रम पूछे तो आप ध्यान रखेंगे इनका क्रम, यानी पश्चिम से पूर्व पूछे तो पश्चिम से पूर्व पहले कौन सा आएगा? महान, चट्टानी, लघु और अर्ध शुष्क। पूर्व से पश्चिम पूछे तो अर्ध शुष्क, लघु, चट्टानी और महान है। क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो सकते हैं, आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। ये देखिए आप, अब आगे वाले पॉइंट हैं, इसके वाले मरुस्थल के आगे वाले पॉइंट हैं, हम अगले वाली क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है।